हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल इंडिया, जहाँ पर हम एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज जो है वो चला रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है द राइज ऑफ महाजनपदास। ठीक है, हमने कहाँ तक देखा था? लेटर वैदिक टाइम पीरियड तक देख लिया था, उसका एंड देख लिया था हमने। अब हम पहुंचे 6th सेंचुरी BC तक। वहां पर हम देखेंगे कि कैसे कैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से चीजें जो है वो चेंज होती हैं। अब एक बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि इससे पहले वैदिक रिलीजन तक, वैदिक टाइम पीरियड तक अगर हम देखें तो लोग अब किस चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे थे? लोग ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे रिलीजियस एस्पेक्ट्स को। ठीक है, हमने देखा, अगर हम देखें तो रिलीजियस एस्पेक्ट को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। लोग जो है वो जमीनों के लिए अभी इतनी लड़ाइयां नहीं लड़ रहे हैं, अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करने के लिए लड़ाइयां नहीं लड़ रहे हैं। तो इससे पहले हमने ये देख लिया। अब 600 सेंचुरी BC तक पहुंचते पहुंचते अब लोगों ने क्या किया? किसके लिए लड़ना शुरू कर दिया? अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। यानी पहले जो कबीले थे, लोग सिर्फ कबीलों तक महदूद थे, एक छोटे से एरिया तक महदूद थे। ठीक, अब लोगों ने बड़ी बड़ी टेरिटरीज को एनेक्स करना शुरू कर दिया अपने एम्पायर के अंदर, और वैसे ही एक डायनेस्टी जो है अपने रूल को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर दिया और उसको बढ़ाया। ठीक है, वही चीजें अब हम पढ़ेंगे महाजनपदास के अंदर। हर टॉपिक को पढ़ते हुए अपनी क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो लगानी है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो दी जाएगी। इससे पहले जो है हम देखें किस पे इंपॉर्टेंस दी जा रही है? रिलीजियस एस्पेक्ट पर। और इससे पहले जो है वो कौन सी पॉलिटी चल रही थी? पॉलिटी चल रही थी ट्राइबल पॉलिटी। बट अब इनका विजन या इनकी जो सोचने का तरीका या इनके जो एम्स एंड एम्बिशंस थे वो चेंज हो जाते हैं। अब ये चाहते हैं कि अलग अलग रीजन के अंदर पूरे उसके रीजन के अंदर ये इनका रूल इस्टेब्लिश हो और ये सुप्रीमेसी सबके ऊपर गेन करे। तो इसी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब हमने देख लिया, हमारे पास ये चीज क्लियर है कि लोग किस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो हमारे पास एक टॉपिक आता है महाजनपदास। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि महाजनपदास जो है वो होते क्या है? महाजनपदा जो है वो दो संस्कृत टर्म से मिलकर बनता है। वन इज महा एंड जनपद, सेकंड वन इज महाजनपदा। महा का मतलब होता है ग्रेट। ठीक है, महा वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि महा का मतलब होता है बड़ा, ग्रेट। और जनपदा होता है सेटलमेंट आर ए फुट होल्ड ऑफ ए ट्राइबल पीपल। वो एरिया, वो चीज जहां पर लोगों ने अपना पैर जमाया हो। फॉर एग्जाम्पल मतलब यानी कि सेटल जिस एरिया में वो हुए हो। तो महाजनपदा का मतलब हो गया, लिटरली अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स किनकी? लोगों की। या अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स में देखें तो इसका मतलब हो गया बड़ी बड़ी टेरिटोरियल स्टेट्स। अब हम देखते हैं कि ये 6th सेंचुरी BC के अंदर इमर्ज होना शुरू हो गई। हमें कहां से देखने को मिलते हैं ये बड़ी बड़ी स्टेट्स? आपको अगर नहीं याद रहना है तो आप महाजनपदा को ऐसे ले लें, यानी कि स्टेट्स। हम स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे और उस टाइम पर कितनी स्टेट्स थी? 16 स्टेट्स। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब छोटी छोटी ट्राइबल यूनिट्स यानी कि जनपदास जो हैं वो किसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं? बड़ी टेरिटोरियल एंटिटीज में, जिसे हम महाजनपदास कहते हैं। तो ये पूरे सिनेरियो के अंदर हम कैसे देखेंगे, क्या देखेंगे कि पहले क्या था? जना। ठीक, जना से जनपदास बनते हैं, देन जनपदास से क्या बनते हैं? महा जनपदास। तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम ये चीज देखेंगे, ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चीज यहाँ तक ट्रांसफॉर्म हुई। ठीक, उसके बाद हमारे पास कितने महाजनपदास थे, कितनी वो थी स्टेट्स थी उस टाइम पर? 16 थी। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी महाजनपदास थे, कितने नंबर्स में थे? तो 16 नंबर्स में थे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर क्या होता है कि जो ट्राइबल ये क्लैन बेस्ड पॉलिटी होती है, ये सोसाइटी होती है, वो सारी चेंज होकर किसके अंदर आ जाती है? टेरिटोरियल किंगडम्स के अंदर आ जाती है। रिपब्लिक्स, मोनार्क्स यहाँ पर रूल करना शुरू कर देते हैं। अब एक एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका जो है वो यहाँ पर शुरू होता है। ठीक है, तो आगे मैप में इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब क्या होता है कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये जनपदास जो है, महाजनपदास इमर्ज हुए, उभर कर आए, ये स्टेट्स जो है वो बनी। एज इट इज जो पहले वैदिक टाइम पीरियड चल रहा है वो क्यों कंटिन्यू नहीं हुआ? ठीक,
तो वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि क्योंकि उस टाइम पर आयरन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो है वो हो रहा था। वो हमने लेटर वैदिक टाइम पीरियड के अंदर ही देखा कि उन्होंने जब ईस्ट की तरफ रुख किया, ईस्ट की तरफ वो शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो उन्होंने वो थिक फॉरेस्ट को किससे क्लियर किया? अपनी कर्व आयरन टूल से। तो ये लोग आयरन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया? आयरन वेपन्स भी बनाए और आयरन टूल्स भी बनाए। टूल से वो क्या करते थे कि अपनी खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, और दूसरा वेपन से वो क्या करते थे? वारफेयर करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे, ठीक। तो ये टेक्नोलॉजी होने की वजह से उनको उनकी इकोनॉमी जो है वो क्या हो जाती है? बूस्ट हो जाती है। सेकंड, उनकी एग्रीकल्चर एक्सपैंड कर रही है क्योंकि उनकी पोजीशन जो है वो ऐसे स्ट्रेटेजिकल पोजीशंस पर है जहां पर उनको नेचुरल डिफेंस मिल रहा है और उनका रीजन काफी ज्यादा फर्टाइल है। अब पानी के आसपास का एरिया होगा, जैसे मगध का हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसके रीजन, आसपास के रीजन जो है वो क्या होंगे? बहुत ज्यादा फर्टाइल होंगे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर भी, उसकी प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होगी। थर्ड वन इज अर्बनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे टाउन्स थे जैसे कि राजगीर हो गया, कौसम्बी हो गया, उज्जैन हो गया, इन रीजन्स के अंदर लोग जो है काफी इंटेलेक्चुअल पीपल्स रहा करते थे, ठीक है। लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, अलग अलग जगहों से पढ़ने के लिए आते थे, पॉलिटिक्स यहाँ पर होती थी, ये उनके सेंटर्स थे। तो जब इन रीजन के अंदर ये सारी चीजें होंगी तो अलग अलग गांव से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग पार्ट से लोग यहाँ पर आएंगे क्या करने के लिए? ये चीजें सीखने के लिए। तो अल्टीमेटली इससे क्या हो जाती है? अर्बनाइजेशन होती है, और इसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं द टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड अर्बनाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेकंड अर्बनाइजेशन, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यहाँ की ट्रेड एंड इकोनॉमी भी बूस्ट हो रही है। हमने जिस तरीके से पहले ही देखा कि उनके पास टूल्स है, वेपन्स हैं, उसकी वजह से वो उनकी क्या कर रही है? वो उनकी एग्रीकल्चर एबंडेंस में हो रही है, ठीक। तो उसकी वजह से ट्रेड जो है उसकी ग्रोथ होगी। उस टाइम पर ट्रेड रूट्स भी बनाए जा रहे थे, ठीक। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें पंच मार्क कॉइन्स का भी एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलता है। तो जब हमें पंच मार्क कॉइन्स देखने को मिल रहा है, करेंसी देखने को मिल रही है, तो दैट मीन्स वो लोग तिजारत किया करते थे। जब तिजारत किया करते थे तो यानी उनकी इकोनॉमी साउंड थी और मार्केट्स भी यहाँ पर थी, ठीक। उसके बाद जो पुराना ट्राइबल सिस्टम चलता आ रहा था, यानी लोग जो कबीले की तरफ लॉयल थे या कबीले तक ही महदूद थे, वो सारा सिस्टम जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। जैसे कि हमने ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के अंदर पढ़ा कि पॉलिटी किस तरीके की थी? ट्राइबल पॉलिटी थी, ठीक। तो अब वो जो क्लैन बेस्ड पॉलिटी होती है, ये वो रूल जो होता है वो कोलैप्स हो जाता है, ठीक। यानी उस टाइम पीरियड के अंदर पहले क्या होता था कि एक रीजन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये J&K है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग रीजन के अंदर अलग अलग रूलर रूल करेगा, अलग अलग उसके अंदर कबीले जो है वो रूल करेंगे, यानी एक रीजन ही इतने लाखों लोगों के अंदर डिवाइड। तो वो सोचो वो कितना कमजोर होगा। लेकिन आते 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 ये सारा रीजन फिर एट द एंड किसी एक रूलर के अंडर होगा। तो यही सारी चीजें हुई, इसी ट्राइबल सिस्टम का डिक्लाइन होता है, वो खत्म होता है, फिर एक नया ऐसा रूलर आता है जो पूरे इस रीजन को अपनी अम्ब्रेला के अंडर रखता है। तो वही चीज ये कह रहा है कि ओल्ड क्लैन बेस्ड रूल जो है वो कोलैप्स होता है, खत्म होता है, और इसी वजह से ये बड़ी बड़ी लार्जर टेरिटोरियल किंगडम्स जो है वो बनती है। अब यहाँ के जो रीजन्स थे, ये जो 16 महाजनपद हैं, इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी थी, ठीक है, उनमें से कुछ की ही अच्छी थी। इनके पास स्टैंडिंग आर्मीज यानी परमानेंट सोल्जर्स भी हुआ करते थे लड़ने के लिए। पहले हमने क्या देखा? पहले हमने देखा कि कोई भी मिलिट्री फंक्शन परफॉर्म नहीं करता था, आज से कोई भी हमारे पास मिलिट्री अलग से नहीं होती थी। हम क्या करते थे कि हमारे पास अलग अलग ट्राइब्स होते थे और ट्राइब्स को हम मिलिशिया के तौर पर इस्तेमाल करते थे। यानी उनको कोई जब कोई भी जंग होगी, कोई भी ऐसे पस मंजर हमारे सामने है कि हमें जंग के मैदान में जाना है, तो हम अलग अलग कबीलों को क्या करेंगे? असाइन कर देंगे, मिलिट्री वर्क असाइन कर देंगे। तो कोई भी अटैक होता है, कोई भी दुश्मन हम पर वार करता है, तो किसको बचाने जाना है? एक पर्टिकुलर क्लान को बचाने जाना। तो इस तरीके का था। बट आते आते जब 600 बीसी के अराउंड हम पहुंचे, तो उस टाइम पर क्या हो गया कि हमारे पास स्टैंडिंग आर्मीज देखने को हमें मिली। हमारे पास स्टैंडिंग आर्मी है जिसका सिर्फ काम जो है अपनी किंगडम को बचाना है, ठीक। उसके बाद इनके पास आयरन वेपन्स भी थे, ठीक है। आयरन वेपन्स होने से क्या होता है कि उनको एक मिलिट्री एज पे अपर हैंड मिल जाता है, ठीक है। अगर मेरे पास ये आयरन के वेपन्स और दूसरे के पास लकड़ी के हैं, तो कौन जीतेगा उसमें? अपर हैंड किसका होगा? मेरा होगा, जिसके पास आयरन के टूल्स होंगे, वेपन्स होंगे, सॉरी,
ठीक, उसके बाद इनके पास इनकी आर्मीज के अंदर क्या थे, एलिफेंट्स का इस्तेमाल करते थे। तो एलिफेंट्स का इस्तेमाल करने से भी उनको जो है काफी ज्यादा जो है उनकी टेरिटरीज जो है वो क्या हुई, फ्लरिश हुई, और इनके बरअक्स जो लोग थे उनके पास ये सारी चीजें मौजूद नहीं थी। फिर अगर हम देखें कि यहाँ के रूलर्स काफी ज्यादा एम्बिशियस थे, चाहे जनता कितनी ज्यादा फारसाइटेडनेस उनके अंदर हो या कोई भी हो, लेकिन उनके पास एक कैरिस्टोमैटिक लीडरशिप नहीं हो, उनके पास एक ऐसा रूलर नहीं हो जिसका कोई विजन उनसे बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो वो रीजन कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब क्या होता है, इससे पहले जो रूलर्स थे उनमें ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को नहीं मिला, बट जब यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर अलग अलग एम्बिशियस ऐसे लोग जिनके अंदर वो हौसला था कि हमें उन सारे रीजन्स के ऊपर रूल करना है, अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लाना है, तो उन लोगों ने, उन रूलर्स ने, उन डायनेस्टीज ने यहाँ पर बर्थ लिया और यहाँ पर उन अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसी की वजह से ये छोटी छोटी टेरिटरीज जो जनपदास है, ये महाजनपदास के अंदर कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये वही रीजन इसने बताए हैं। ठीक, कैसे कि यहाँ के रूलर्स काफी ज्यादा एम्बिशियस थे, यहाँ की डायनेस्टीज जिन्होंने यहाँ पर रूल किया। डायनेस्टीज हम ऐसे समझ लें, अगर किसी को कोई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, तो डायनेस्टी यानी जिस तरीके से पार्टीज होती है, ठीक है, तो आज के सिनेरियो में अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे होगी। ठीक, उन्होंने इन छोटी छोटी टेरिटरीज को कंसोलिडेट किया और उन टेरिटरीज को बना दिया महाजनपदास के अंदर। अब आता है कि उस टाइम पर जो रिलीजन्स थे वो कौन से थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। इससे पहले अगर हम देखें, उसमें हम पीछे वाली चीज को याद करें तो हमने देखा था कि वैदिक रिचुअल्स काफी ज्यादा हम देख रहे थे, उस टाइम पर प्रेविलेंट थे, सैक्रिफाइसेस थी, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस था। ठीक है, अब वो लोगों को उस तरीके से ही डोमिनेट कर रहे थे, या संस्कृत जितनी भी रिलीजियस टेक्स्ट थी वो संस्कृत के अंदर लिखी गई थी, और वो कौन पढ़ सकता था, सिर्फ प्रीस्ट पढ़ सकते थे, तो वो अपने तरीके से उनको इंटरप्रेट कर रहे थे। उस टाइम पर लोग उससे भी नाखुश थे, बाकी वर्ना सिस्टम के जो लोग थे उनको पढ़ाई करने का कोई भी जो है वो अधिकार नहीं था। ठीक, उसके बाद ये सारी चीजें जो है लोगों को उनकी अगेंस्ट कर देती हैं, वैदिक रिलीजन के अगेंस्ट कर देती है। उस टाइम पर सोशल हायरार्की इतनी ज्यादा शार्प हो जाती है, सोशल डिवीजन इतनी ज्यादा शार्प हो जाती है, तो आम लोगों को जीने का हक नहीं दिया जाता है। तो इसकी वजह से उन्हीं के अगेंस्ट कौन से दो रिलीजन आए थे, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, जिन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया था, इनकी रिचुअल्स को, वैदिक रिचुअल्स को, ये कास्ट सिस्टम को, इन सारी चीजों को। अब अगर लोग इनकी तरफ मुतासिर हो गए, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की तरफ, उनने वैदिक रिलीजन को छोड़ दिया और किसकी तरफ आ गए, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की तरफ। अब जो इनके फाउंडर है, जो जो लोग जिन्हें ये सपोर्ट करेंगे, समझ रहे हैं आप, यानी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के जो फाउंडर हैं वो जिन्हें अब सपोर्ट करेंगे, ठीक, क्योंकि उन्होंने अल्टरनेटिव स्पिरिचुअल पाथ लोगों को प्रोवाइड किया है। अब जो ये इसके फाउंडर है वो जिन्हें सपोर्ट करेंगे, लोग भी उन्हें ही सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो इन लोगों ने, ये जो जैनिज्म और बुद्धिज्म के जो फाउंडर्स हैं, इन्होंने इन ज्यादा ऑर्गेनाइज स्टेट सिस्टम को क्या किया, सपोर्ट किया और अर्बन सेंटर्स को सपोर्ट किया। तो इसी की वजह से जो है ये महाजनपदास जो है वो महाजनपदास के अंदर आते हैं। उसके बाद इन शॉर्ट अगर हम देखें तो इसका इमरजेंस कैसे होता है, क्योंकि हमारे पास आयरन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, हम आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आयरन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम यानी एग्रीकल्चर बढ़ा रहे हैं, जो एरिया है उसको क्लियर कर रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं आयरन टूल से, वेपन से। ठीक है, उसके बाद जब एग्रीकल्चर बूस्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके बाद हमारी तिजारत अच्छे तरीके से चलेगी, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, आप दूसरी चीजों पर भी फोकस कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है कि अर्बनाइजेशन होती है। ठीक, अब इन रीजन्स के अंदर लोग जब इन रीजन के पास सब चीजें हैं, तो यहाँ पर लोग जो है वो बसने के लिए आएंगे, सही जिंदगी गुजारने के लिए आएंगे। ठीक, और इनके पास मिलिट्री पावर्स भी काफी अच्छी थी, हमने देखा इनके पास स्टैंडिंग आर्मी, हम आगे भी देखेंगे इनके पास स्टैंडिंग आर्मी होगी, एलिफेंट्स होंगे, इनके पास आयरन वेपन्स होंगे। ठीक, और जो पुरानी ट्राइबल ऑर्डर था वो अब वीक होता जा रहा था। तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं की वजह से इन महाजनपदास का एमरजेंस होता है। जो पहले क्या थे, जनाज थे, जनाज से जनपद बनते हैं, और जनपद से देन फाइनली एंड इवेंचुअली वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, महाजनपदास के अंदर। देन हमारे पास है 16 महाजनपदास, वो कौन कौन से हैं हमें वो याद रखने हैं। पहला है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये चीज है, आपको एक मैप साथ में रखना है जब भी आप इनके बारे में पढ़ते हो। तो
जहां जहां पर इनके एरियाज है वहां पर मैप्स के ऊपर इनको लोकेट कर दिया करें, ठीक है। वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है समझने के लिए। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज आती है, एक महाजनपदार्थ के नाम और उनकी कैपिटल, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर याद रखना, ठीक। महाजनपद, फर्स्ट महाजनपद हो गया अंगा, ठीक। और मॉडर्न डे किसके अंदर आ जाता है, ये बिहार के अंदर, ठीक। और